ठीक है बच्चों, अब जरा हमारा अगला सवाल शुरू होने वाला है। सवाल नंबर 13, 13वां सवाल जो है, जरा इसको हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद सवाल को करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, आपको ये बात पता होनी चाहिए बहुभुज क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। ठीक है, के समुच्चय ए में आर, अब देखिए इसमें संबंध क्या दे रखा है, P1, P2 ऐसा है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब P1 हमारा एक बहुभुज है, P2 भी हमारा क्या है, बहुभुज है। और संबंध क्या दे रखा है इसमें, P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो से परिभाषित संबंध आरेख तुल्यता संबंध हो गया। तो आप ये देखिए तुल्यता संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रश्न में तो बस वो इतना लिख के छोड़ देगा कि संबंध तुल्यता संबंध दिखाओ, पर उसके लिए आपको तीनों केस स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक अच्छे से आने चाहिए, जो मैंने शुरू की क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसके बाद बस ये इतना कह रहा है, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव को समुच्चय ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो इसके पहले वाले पार्ट से, 12वें वाले पार्ट से, जो मैंने सवाल अभी आपको पहली क्लास में कराया था उससे कनेक्ट करना है उसको। वो तो एक लाइन में हमारा खत्म हो जाएगा, पर सबसे मेन है इसको हमें क्या दिखाना है, पहले तुल्यता संबंध। तो ये हमारा 13वां सवाल जो आ रहा है। ठीक है, तो हमें देखो पहले दिया है आर, ये हमारा है कैपिटल P1 और P2। ठीक है, P1 और P2 कैसे दे रखा था, P1 और P2 की P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो अब हम एक काम ये करेंगे, हमें संबंध ये दे रखा है कि एक समुच्चय था बहुभुज का और उसमें P1 और P2 के बीच संबंध ऐसा है कि भुजाओं की संख्या समान है। अब हम इस संबंध को लेके इसको क्या दिखा देंगे, तुल्यता संबंध। तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें स्वतुल्य। ठीक है बच्चों, स्वतुल्य क्या होगा इसका, हर संबंध जो अपने के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो स्वतुल्य क्या होगा कि P1 और P1 की भुजाओं की संख्या समान है। जैसे कि मान लो एक बहुभुज है P1, मैंने एक बहुभुज और ले लिया जो P1 जैसा ही है, तो P1 और P1 में तो भुजाओं की संख्या समान होगी ना, तो उसी प्रकार ये स्वतुल्य भी हो जाएगा। तो हम इसमें यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, कि प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान होगी। अगर मैं लेता हूं P1, तो P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी। तो आप इसके बाद ये लाइन भी लिख सकते हैं, जैसे P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी।
P1 और P1 में भुजाओं की संख्या जो है वो हमारी समान होगी। ठीक है, तो इसका जो समतुल्य है वो ये तो बनेगा कि जो दो बहुभुज दे रखे हैं P1 और P2 वो तो बता रहा है, पर समतुल्य के लिए P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी, वो तो समान होनी ही है। ठीक है, तो अब जरा दूसरा हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो है हमारा सममित। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सममित इसका क्या बनेगा कि अगर P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, मतलब P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो क्या P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान नहीं होगी? अवश्य होगी। मतलब जैसा आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या जैसे हम 5 मान लेते हैं कि P1 में 5 है, P2 में 5 है, मतलब पहले हम P1 को काउंट कर रहे हैं फिर P2 को काउंट कर रहे हैं। अब हमने ये काम कर लिया, P2 को पहले काउंट कर लिया और फिर P1 को बाद में कर लिया, तो 5 और 5 तो आएगा आंसर। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे कि यदि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 और मैंने P2 को पहले लिख दिया जो बताया था आपको, P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी ना, भुजाओं की संख्या समान होगी। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि समतुल्य में कोई सा हमारा बहुभुज है, चाहे आप P1 ले लें P2 ले लें, उसमें भुजाओं की संख्या तो समान होगी। मतलब P1 की P1 के साथ कितनी बार काउंट कर लो एक जैसे आएगा। सममित क्या हुआ कि अगर P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P1 की होनी है, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी, वो तो एक जैसी रहेंगी। तीसरा क्या आएगा इसका, संक्रामक। अब आप इसका संक्रामक कैसे देखेंगे कि अगर P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो सिंपल सी बात ये हो गई, या आसानी से हम ये कह सकते हैं P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 P3 में, तो P1 P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यदि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, इतना हो गया। और P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, समान है, तो P1 और P3 में, ठीक है बच्चों, तो साथ साथ आप इसको देखते हुए रहो जो मैं लिख रहा हूं
कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 में, तो अवश्य P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। तो इसी बात को हम आपको यहाँ पर लिख के बता रहे हैं साथ साथ, ठीक है। P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या ना, भुजाओं की संख्या समान होगी। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो संबंध था वो हमारा स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। और किसी संबंध में ये तीनों के सब एक साथ आते हैं जैसा आपको बताया गया था, तो वो संबंध हमारा क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर आपका सवाल 13वां खत्म होता है। और जो उसमें 13वें का सेकंड पार्ट है वो तो आपको मैंने सवाल शुरू करने से पहले कहा था, वो तो एक लाइन में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल 12वें से हल्का सा कनेक्ट है, ठीक है। तो हम पहले यहां पर लिखेंगे अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो अब जरा मैं यहां पर आपको बता देता हूं सेकंड पार्ट क्या था। तो यहां पर सेकंड पार्ट को आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरा भाग। तो जरा देखिए, ये कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बताना है। तो आपने जो सवाल इससे पहली क्लास में जो 12वां सवाल किया था उसमें 3, 4 और 5 भुजाओं वाले एक त्रिभुज के बारे में बताया गया था, और वो त्रिभुज था हमारा T1। तो इसका आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा कि 3, 4 और 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय T है, ठीक है। और T था उसमें 3, 4, 5 वाले के लिए 1 के अनुसार। तो आप उसको वहां सवाल 12 में भी देख सकते हैं कि क्या दे रखा था। तो बस आपको यहां पर ये लिखना है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण, ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव T1 से संबंधित है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के, मतलब 3, 4, 5 भुजाओं से और संबंधित होना चाहिए समकोण त्रिभुज के ए के सभी अवयव का समुच्चय बताना था कि उसका समुच्चय कौन सा होगा। तो समुच्चय आपका T1 से वो दिखाया जा सकता है। बस आपको इतना कहना है। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। आइए अगला सवाल जो हमारा आ रहा है, सवाल नंबर 14वां, वो क्या कह रहा कि मान लीजिए कि XY तल में, जैसा आपको पता है कि एक तल हमारा XY की फॉर्म में लिखा जाता है, या जैसे कि आपको मैं ये कहूँगा कि
एक तो हमारा होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। तो ये जो तल होगा इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई तल, मतलब ऐसा तल जो एक्स वाई एक्सिस पर स्थित हो या लाइस करे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। मतलब अब एक्स वाई तल पर जितनी भी रेखाएं हैं उनका समुच्चय अब वो किसको दिखा रहा है, एल से दिखा रहा है। और कह रहा है एल में, मतलब उस समुच्चय में, रेखाओं के समुच्चय में क्या है संबंध, L1 कोमा L2। ठीक है, कह रहा है L1 समांतर है L2 के। तो आप इस बात को जरा ध्यान देना, एक हमारा एक्स वाई तल में समुच्चय में दे रखा है समस्त रेखाओं के लिए, ठीक है। और रेखाओं के बीच, जैसे दो रेखाओं के बीच वो क्या दे रखा है संबंध की L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो फिर देखिए जरा, या भी आपका चौथा या पांचवा सवाल होगा, उससे पहले भी आ चुका है वो कितनी बार, तुल्यता संबंध। तो हमको इसको क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध दिखाना है। और फिर दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि अगर रेखा y इक्वल 2x+4 है से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब रेखा में दे रखी है y इक्वल 2x+4, तो कह रहा है कि ऐसी रेखा से संबंधित, मतलब जिनका संबंध इसी प्रकार की रेखाओं से हो, उसका समुच्चय बताना है हमें। तो वो भी हमारा एक दो लाइन का आंसर है, हम करेंगे बाद में। पहले आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। तो 14 सवाल जो दे रखा है हमें, देखिए आर दे रखा है, आर है L1 कोमा L2, ठीक है। ये जरा इसको मिटा दें, ये ऐसे, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संबंध क्या दे रखा है दो रेखाओं के बीच, L1 समांतर है L2 के। मतलब हमें दे रखा है L1 समांतर है किसके, L2 के, ठीक है। और जहां आप ये भी लिखेंगे, जहां L एक्स वाई समतल पर समस्त रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है बच्चों। इस बात का ध्यान देना, समस्त रेखाओं का समुच्चय है, समस्त रेखाओं का समुच्चय है। तो ये तो मैंने अभी आपके सामने जो लिखा है वो फिलहाल सवाल को ही लिखा है, और लिखना जरूरी भी होता है जब सवाल का हम आंसर लिखते हैं कि आखिरकार सवाल में क्या दे रखा है, पहले वो लिखो, फिर इसके बाद जो काम करना है उसको करते जाओ। तो जहां L एक्स वाई समतल पर समस्त रेखाओं का समुच्चय है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हमको पता है क्या होता है, स्वतुल्य को दिखाना तुल्यता संबंध के लिए कि वो आएगा या नहीं आएगा। चलो इसको जरा देखते हैं। तो संबंध में क्या दे रखा है रेखाओं के बीच कि L1 समांतर है L2 के, ठीक। ये हमें संबंध दे रखा है दो रेखाओं के बीच। तो स्वतुल्य क्या बनेगा कि L1 समांतर है L1 के। तो आपको तो मैंने ये सवाल पहले जो क्लासें हमने आपको बताई हैं उसमें भी इस तरह का सवाल एक आध बार आया है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी रेखा जो होती है वो अपने के समांतर होती है। तो जब अपने के समांतर होगी तो उस पर स्वतुल्य संबंध जो होगा वो हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए प्रत्येक रेखा अपने, ठीक है बच्चों, प्रत्येक रेखा अपने समांतर होती है, अपने समांतर
होती है। आप इसी बात को जैसे मैंने बताया, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप और अच्छे से कर पाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो जैसे आप मैंने ये लाइन लिखी है कि प्रत्येक रेखा अपने समांतर होती है, तो आप इसको ऊपर के अनुसार भी लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है, उससे और आपको अच्छे से आ जाएगा। मतलब जैसे हम इसको ये बोल देंगे कि L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। तो अब इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि L1 समांतर होगी L1 के, ठीक है ना। तो सोच लो ये तो कि अगर समांतर का संबंध दे रखा है तो वो हमारा अपने का अपने के साथ होना चाहिए। तो यहां से इसका मतलब क्या बनेगा, L1 समांतर हो गई L1 के, जैसे मैंने बताया है। दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, दूसरा पार्ट हमारा आएगा सममित, ठीक है। तो उसका देखिए सममित क्या बनेगा कि अगर एक रेखा दूसरे के समांतर है तो दूसरी रेखा पहले के समांतर होना चाहिए। वो तो सिंपल सी बात, आप ऐसे भी देख सकते हैं। एक रेखा मैंने ये मान ली, जैसे ये मान लीजिए L1 है, ये क्या है L2 है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर L1 L2 के समांतर है, जो आप देख सकते हैं, तो L2 भी तो L के समांतर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक रेखा दूसरे के समांतर है तो दूसरी भी उस रेखा के समांतर होगी, ठीक है। तो हम इसको यहां पर ऐसे लिख देंगे कि यदि रेखा L1, ठीक है, यदि रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है, तो यदि रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है तो रेखा L2 रेखा L1 के समांतर होगी, ठीक है बच्चों। यदि रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है तो रेखा L2 रेखा L1 के समांतर होगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब जरा हम इसके आगे देखते हैं। तीसरा हमारा आएगा इसमें संक्रामक। तो जैसे आपको पता है कि अगर हम इसमें ये कहते हैं कि L1 रेखा L2 के समांतर है, L2 रेखा L3 के, तो सिंपल सी बात है L1 रेखा L3 के भी समांतर होगी। तो मैं यहाँ पर देखो एक लाइन और खींच के बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारी रेखा A है, ये रेखा हमारी B है, ये रेखा हमारी C है, ठीक है। तो A B के समांतर है, B C के है, तो A C के भी समांतर होगी। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि यदि रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है, ठीक है, और रेखा L2 रेखा किसके बच्चों, L3 के समांतर है, तब जैसा मैंने आपको अभी क्या बताया कि रेखा, फिलहाल आप एक उदाहरण देने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ L1 L2 था, समझ के दिखा दिया मैंने। ए बी सी मैंने मान लिया ऐसे कि अगर ए बी के समांतर है बी सी के, तो हम ए को सी के समांतर कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तब रेखा L1 रेखा L3 के
समांतर होगी। तो बच्चों अब इसमें ध्यान देना, तीनों पार्ट जो तुल्यता संबंध के हमें दिखाने होते हैं वो इस क्वेश्चन में आ गए हैं। स्वतुल्य आ गया, सममित आ गया और संक्रामक आ गया। स्वतुल्य में क्या था, प्रत्येक रेखा अपने के समांतर होती है, जैसा आपको बताया गया था पहले की क्लासों में। दूसरा क्या था कि अगर एक रेखा समांतर है दूसरी रेखा के, दूसरी रेखा उस रेखा के समांतर हो जाएगी। और तीसरा जो मैंने बताया था, अगर एक रेखा दूसरे के है, दूसरी तीसरी के समांतर है, तो पहली वाली तीसरी के समांतर हो जाएगी। तो तीनों केस आ गए हैं। तो अब तीनों केस जब आएंगे तो हम आखिरी में क्या लिख देंगे, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। बस, तो ठीक है बच्चों। तो यहां पर इस बात का ध्यान देना कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमारा यहां पर खत्म हो गया है। तो मैं यहां पर इसको सेकंड पार्ट को करना चाहूंगा। दूसरा भाग, तो आप देखिए दूसरा भाग भी बहुत आसान है। ये कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समबाहु रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मतलब ये है कि जो हमें इसमें संबंधित समबाहु रेखाओं का समुच्चय बताना है, तो उन रेखाओं का रूप कह सकते हो या उन रेखाओं को दिखाने का तरीका भी इस प्रकार होगा, ठीक है। और फिर उससे हमको समुच्चय भी बनाना है। तो एक बात आप ध्यान देना कि ये तो y बराबर 2x प्लस हमें 4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक समुच्चय बनाने के लिए y बराबर 2x को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि वो तो रेखा के रूप में आना ही आना है। तो हम जो भी चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे इस अचर राशि को। अब जैसे इस बात का ध्यान देना, मैंने एक रेखा मान ली y बराबर 2x प्लस 5। देखो रेखा का जो रूप था वैसे ही आ रहा है, बदलाव कहां पर होगा उसमें, अचर राशि में। मैंने एक रेखा और मान ली y बराबर 2x प्लस 6, y बराबर 2x प्लस 7। तो ये पूरा एक समुच्चय दिखा देगा इस रेखा से संबंधित होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ना 5 लेंगे, ना 6 लेंगे, ना 7 लेंगे, हम एक पूरा एक ऐसी समीकरण लिखेंगे रेखा की कि जहां पर हम अगर उस अचर राशि को रखते जाएं तो वो हमारा इससे संबंधित हो जाए। तो बस वो एक लाइन का आपका आंसर है। देखिए जरा कैसे होगा। ये आपका हो गया ना, y बराबर 2x प्लस c, जहां c एक अचर राशि है। बस आपको इतना लिखना है कि y बराबर 2x प्लस सी, जहां c एक अचर राशि है और ये जो हमारा होगा वो इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको इतना कर सकते हैं। तो अब बच्चों जरा हमारा सवाल 14वां यहाँ पर आके खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो हमारे सवाल आएंगे, तो अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 15। तो पहले जरा सवाल को पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि सवाल में हमें क्या क्या करना है। आइए देखते हैं जरा। देखिए जरा सवाल बच्चों, सवाल 15, मान लीजिए कि किसी समुच्चय 1 2 3 4 में R हमें इसमें संबंध दे रखा है। तो R के अवयव क्या क्या दे रखे हैं, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 2 और 3 3, ठीक है बच्चों। तो हमें एक समुच्चय दे रखा है और उसमें हमें एक संबंध दे रखा है कि उनके अवयव के भी संबंध ऐसा है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। मतलब हमें सवाल में पहले ये जांचना होगा कि कौन कौन सा इसमें संबंध हमारा आ रहा है, चाहे वो सुतुल्य हो, सममित हो या आपका संक्रामक।
और उसके अनुसार जो ए बी सी डी हमें 4 विकल्प दे रखे हैं उसको सही का निशान बाद में लगाना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि संबंध को हम जांचेंगे कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक। तो अब मैं आपको उसको करके बताता हूं। जरा देखिए, ये सवाल हमारा 15 है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमको जो दे रखा है उसके बारे में लिखते हैं। दिया है समुच्चय ए बराबर, तो बच्चों समुच्चय ए हमें जो दे रखा है पहले उसको यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और संबंध आर जो हमें दे रखा है वो आप यहां पर सवाल में देख सकते हैं। क्या क्या दे रखा है? 1 2 1 2, आपको बताइए क्रमिक युग्म है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। 2 2 2 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैं सवाल में दे रखा है उसको मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख के बता दिया है। अब जरा हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको पता है जो आता है वो आता है हमारा स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध जिसके बारे में आपको हमने बहुत सवालों में बताया था कि हर संबंध जो अपने का अपने साथ हो, जैसे कि ए का ए के साथ हो गया, बी का बी के साथ हो गया। अब हम उसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले जरा इसको देख लेते हैं। यहां हमारा आएगा स्वतुल्य। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर बच्चों हम इस बात का ध्यान देना है कि संबंध में स्वतुल्य जो हमारा होता है कि अवयव का संबंध अपने का अपने साथ से, उसको देखते हैं यहाँ पर कैसे काम करेगा। देखिए जरा, एक अवयव हमारा आ रहा है यहाँ पर 1 1, मतलब 1 का संबंध 1 के साथ। ठीक है बच्चों, फिर एक हमारा आ रहा है 2 2, 2 का 2 के साथ। ठीक है, और एक हमारा आ रहा है इसमें 3 का 3 के साथ। और बच्चों इसमें जो है एक आप और ऐड करेंगे, ये हमारा छूट गया था। ये दे रखा है हमें 4 और 4, वैसे 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, ये हमारे यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जरा हम इसको करते हैं। हाँ जी, वो सवाल ठीक ही था, मुझको लगा कि जैसे कि कोई अवयव इसमें छूट गया हो। तो अब यहाँ देखते हैं 2 2 1 1 4 4 और 3 3। तो हर अवयव का जो संबंध में हमें दे रखा है उसका संबंध 1 का 1 का है, 2 2 का, 3 3 और 4 4। तो जब ऐसा कोई एक कारण या कोई एक ऐसी कंडीशन कह सकते हैं आती है संबंध में, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4, ये आपको मैंने साइन बताया था शुरू में, बिलोंग्स बोलते हैं, या बोलेंगे कि ये सारे अवयव आर के अंदर हैं या आर में शामिल हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्वतुल्य का था वो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया है कि जो संबंध है वो हमारा स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, अब जरा हम आएंगे दूसरे वाले पर। तो दूसरा जो हमें दे रखा है वो है आपका सममित। ठीक है, तो सममित आपको पता ही है, सवालों में हम आपको बता चुके हैं कि अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। तो हम जरा उसकी अब जांच करते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों जरा ध्यान से, 1 2, मतलब 1 और 2 हमें दे रखे हैं, जैसे कि ए बी, तो सममित के लिए बी ए संबंध में आना चाहिए। यहाँ देखते हैं हम 2 1, यहाँ देखिए, देखो
2,1 संबंध में नहीं है। ठीक है, आगे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं a,3 को लेता हूं तो सममित के लिए 3,1 R में आना चाहिए, तो 3,1 भी R में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा संबंध है वो सममित नहीं होगा। तो इसको आप ऐसा किए कि अगर a,2 R में बिलोंग्स करता है, और इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, दर्शाना। अगर a,2 R में आता है तो ये क्या दर्शा रहा है कि 2,1 जो है वो R में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा सममित संबंध है वो इस सवाल में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं हम तीसरे वाले पॉइंट पर। तीसरा हमारा होता है, आपको पता है क्या, संक्रामक। तो संक्रामक आपको पता ही है कि क्या बताया था हमने, ए का संबंध अगर बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जरा हम यहाँ पर उसको जांच करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर हमारा एक, मैं आपको अभी वो भी इसमें बताता हूं जरा चेक करके। हाँ जी, ये देखिए हो a,3 बच्चों, ठीक है, वो किसके अंदर आ रहा है, हमारा R के अंदर। a,3 R के अंदर है। आप इसको ले लीजिए 3,2 R के अंदर है। जैसे कि ए बी होता है, फिर होता है बी सी, तो वैसे ये इसका काम करेगा ए बी का, और ये काम करेगा बी सी का। तो संक्रामक के लिए ए सी को R में होना चाहिए। तो अब यहां से देखिए 1,3 R में आ रहा है, 3,2 R में आ रहा है, तो संक्रामक के लिए 1 और 2 को R में होना चाहिए। तो 1 और 2 वो आपका यहां पर है। ठीक है, ए बी का संबंध, बी सी का, तो ए सी का आना चाहिए। तो यहाँ पर 1,3 R में था, 3,2 R में था, और 1,2 R में आ गया है। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 1,3, ठीक है, और 3,2 ये बिलोंग्स करेंगे R में। तो क्या दर्शा रहा है ये कि 1,2 भी जो है R में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इस सवाल में तीनों स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को जांच के बता दिया है। अब जरा हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे कि कौन सा संबंध कैसा कैसा आया है और कौन सा नहीं आया है। तो ऊपर से स्वतुल्य हमारा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 R में आ गए थे, तो स्वतुल्य तो हमारा हो गया था। सममित हमारा नहीं हुआ था, और संक्रामक भी हो गया था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः संबंध स्वतुल्य और, ठीक है बच्चों, ऊपर से जो जो आया है उसको लिखना है बस, स्वतुल्य और संक्रामक होगा, परंतु सममित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सममित नहीं होगा। तो अब जरा जो हमारा इस सवाल में आंसर आया है उसकी मैचिंग करेंगे, जो हमें सवाल में आपको विकल्प दे रखे थे। तो जो विकल्प इससे और से मैच करेगा वो उसका आंसर बन जाएगा। तो देखिए, स्वतुल्य और संक्रामक तो हो पर सममित ना हो, तो कहाँ लिखा है बच्चों, ये देखिए बी वाला। R हमारा स्वतुल्य और संक्रामक तो हो रहा है पर सममित नहीं हो रहा है। तो अब ये वाला जो हमने सवाल किया और सवाल का बी ऑप्शन वो एक जैसे आ गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, विकल्प बी हमारा सही है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि बी जो है सही विकल्प है। ठीक है, सही विकल्प है।
तो आपका इस प्रकार सवाल जो 15 था वो हमारा खत्म हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 16। देखिए जरा बच्चों, ठीक है, ये आ गया आपके सामने सवाल नंबर 16। देखते हैं पहले कि क्या क्या हमें दे रखा है और इसमें क्या क्या हमको करना होगा। सवाल 16वां है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r में संबंध दे रखा है, वो जैसा आपको पता है a, b की फॉर्म में वो आएंगे। ऐसा है कि a बराबर हमें दे रखा है b-2, मतलब a और b के बीच जो संबंध दे रखा है वो ऐसा दे रखा है कि a बराबर हमारा कितना है b-2, जहां पर हमें कुछ और भी दे रखा है कि b बड़ा होना चाहिए 6 से। ठीक है बच्चों, b हमारा बड़ा किससे होना चाहिए, 6 से। द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। जैसा मैंने अभी आपको सवाल नंबर 15 में कराया था कि हमें 4 विकल्प दे रखे थे और उसके अनुसार उसका आंसर हमको बताना था। तो वही सवाल, उसी प्रकार का सवाल आप यहाँ भी कह सकते हैं कि एक हमें संबंध दे रखा है और उसके हिसाब से हमको बताना है कि ए, बी, सी और डी में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो अब हम जरा सवाल को करके आपको बताते हैं, और जबकि बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखते हैं, ये हमारा सवाल हो रहा है 16वां। तो पहले हम ये लिख दें, दिया है समुच्चय n में, तो आप देखेंगे समुच्चय n में हमें r जो दे रखा है वो कैसे दे रखा है कि a, b, तो आपको पता है आएगा ही आएगा, संबंध है तो आना ही आना है। ठीक है बच्चों, जो हमने शुरू में आपको बताया था। अब a और b के बीच जो हमें ये कनेक्शन दे रखा है या एक दोनों के बीच संबंध दे रखा है वो क्या दे रखा है कि a जो है वो हमारा किसके इक्वल है, b-2 के, और उसमें इसने एक बात और कह दी कि b हमारा बड़ा होना चाहिए 6 से। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है कि इन चारों ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पर सही आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये कह रहा है कि 2,4, 3,8, 6,8 या 8,7, ये 7 जो है वो r के अंदर होंगे या नहीं होंगे, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ठीक होगा। तो अब जरा थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देंगे, जो हमें संबंध दे रखा है वो दे रखा है a, b। ठीक है बच्चों, तो पहले काम तो हमारा ये होगा कि a, b को आप थोड़ा इससे मैच करिए, चाहे 2,4 से, 3,8 से, 6,8 से या 8,7 से। तो आप देखेंगे कि जो पहला नंबर है वो तो a को दिखा रहा है, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो किसको दिखा रहा है, b वाले को। मतलब पहला नंबर जो है वो a को दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है b वाले को। ठीक है, तो अब जरा इस पर आप ध्यान देना कि b का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए 6 से। ठीक है बच्चों, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए और फिर उसके हमारे बिंदु यहाँ पर निकल के आ जाएंगे r के। अब मैं आपको देखो थोड़ा इसमें पहले जांच के बताऊंगा कि क्या सही है और क्या हमारा गलत है। देखिए, यदि b बराबर 7, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें b का जो हमें कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने b को क्या मान लिया, 7 मान लिया। पहले आप जरा देखिए, b को मैंने क्या मान लिया, 7। तब हमारा a का जो मान आएगा वो कितना है, b-2 है। b को यहां से मैंने क्या मान लिया, 7 मान लिया मैंने। ठीक है, अब जरा आगे देखना, तो ये हमारा हो जाएगा 7 - 2 बराबर 5। मतलब हमारा a का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। और आपको मैंने अभी अभी बताया है कि जो हमें ये बिंदु दे रखे हैं 2, 4, 3, 8, उसमें पहला दिखा रहा है किसको, a को, और दूसरा दिखा रहा है b को। तो यहां से हमारा जो a का मान आ रहा है वो आ रहा है 5 और b का मान आ रहा है 7। तो अब आप ये देखिए कि 5 और 7, मतलब जहां पहले 5 लिखा हो और बाद में क्या लिखा हो, 7, वो कौन सा आपका विकल्प है जिसमें शुरू में 5 लिखा हो और दूसरा 7 हो।
यहां देखिए किसी भी विकल्प में जो शुरुआत हो रही है ए की वो 5 से नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे आपको मैंने एक बार और बताऊंगा कि ए कोमा बी है, मतलब पहला वाला ए को दिखाएगा, बी वाला दूसरे को। तो यहां से जैसे हमारा मैंने बी को 7 माना, तो आपको मैं यहाँ पर एक बार और लिखता हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा दिखाने के लिए हम इसको जांच रहे हैं। तो 5,7 इन चारों में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने बी की यहाँ से कंडीशंस मानी थी कि बी हमारा 7 है, वो 7 नहीं लेना है हमें। जब हमने 7 को नहीं लिया तो फिर हमारा जो अगला स्टेप होगा या अगला कदम होगा वो होगा 7 से बड़ा लेना है। ठीक है, क्योंकि 7 को तो क्या हुआ 5,7 आ रहा है, 5,7 तो विकल्प में कहीं है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ से बच्चों, बी को रखेंगे अब यहां पर 7 से बड़ा मतलब 8। ठीक है, अब जरा देखते हैं, यदि b बराबर 8 तो a हमारा आपको पता है b - 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 - 2 मतलब 6। तो फिर इसके अगर मैं बिंदु a, b के अनुसार बनाऊंगा तो a हमारा कितना आया है यहाँ पर 6 और b कितना आया है 8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 6,8। अब हम फिर इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 6,8 इन 4 विकल्प में से कहां पर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए 6,8 पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, ये आपका आ गया 6,8 किसके अंदर, आर के अंदर। तो 6,8 हमारा यहाँ पर जो था वो विकल्प सी पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस सवाल में विकल्प जो हमारा सी है वो हमारा सही आंसर होगा। तो आप इसको ऐसा लिखिए बाद में, अतः विकल्प सी सही उत्तर है, सही उत्तर है। तो बच्चों बस ये आज आपका जो था संबंध के जितने सवाल थे उनकी परिभाषाएं और किस किस प्रकार से स्वतुल्य दिखाया जाता है, सममित या आपका संक्रामक, तुल्यता संबंध क्या होता है, वो आपको मैंने सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश की है अच्छे तरीके से। तो अब आपका प्रयास ये होगा कि इन सवालों को एक बार आप 2 बार जितनी बार आपके पास टाइम हो उनको अच्छे से करके देखें। तो उससे ये होगा कि इन सवालों का अभ्यास आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जिस चीज़ का अभ्यास ज़्यादा अच्छा होता है तो उसका जो एक परिणाम कह सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, संबंध के बाद जो हमारा दूसरा नया बिंदु आ रहा है या आप कह सकते हैं दूसरा आर्टिकल कह सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और जो हमारा दूसरा एक आर्टिकल है उसका नाम है आपका फलन। हिंदी में आप उसको फलन बोलते हैं और इंग्लिश में वो आपको बोला जाता है फंक्शन। ठीक है, तो वो हम आपको नई क्लास में बताएंगे। तो आप फिलहाल जो सवाल आपको पहले की क्लास में कराए गए हैं उनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है बच्चों।